जय हिंद दोस्तों। बिहार की जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम पढ़ेंगे जो हमारा 65 यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। ये हमारा एग्ज़ाम हेल्ड किया गया था 15 अक्टूबर 2019 को। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो आगामी हमारी बिहार की पीसीएस की परीक्षा है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार लगभग 30 से लेकर 40% तक ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाएं। इसके अलावा इसका अन्य फ़ायदा यह है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको किन किन हेडिंग्स को, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है और किन को आपको छोड़ देना है और किस किस एरिया में आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि जब हम इस पेपर का एनालिसिस करते हैं या इन जनरल भी अगर हम एनालिसिस करते हैं तो लगभग जो हिस्ट्री वाला जो हमारा सेक्शन है जिससे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 30+ क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते रहे। और आपका सिमिलरली जो साइंस वाला सेक्शन है उस साइंस सेक्शन से भी लगभग 25 to 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है तो करंट अफेयर्स से भी हमारे लगभग 25 to 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आ जाता है हमारा जो बिहार स्पेशल का सेक्शन है, उस सेक्शन से भी लगभग आपके 20 से लेकर 30 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपका जो मैथ्स का है, मैथ्स से फिक्स है 10 क्वेश्चन है। पॉलिटी से आपके लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स से भी लगभग 15 क्वेश्चन और जियोग्राफी, इससे भी लगभग आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो अगर आप हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, इन्हीं 3-4 हेडिंग्स को और जो मैथ्स है इस पर फोकस कर लेंगे तो आप दोस्तों आराम से इजीली बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक अच्छा स्कोर करेंगे जो कि आपका लगभग 100 से लेकर 110 के बीच में होगा या आप इससे ऊपर। तो इसलिए आप इन सारी टॉपिकों को, सारी हेडिंग्स को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करिए। और हम इसी के साथ जो अपना बिहार का प्रीवियस ईयर का सीरीज है उसमें देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? इसका गठन किया गया था शिवाजी के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो ये कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हो तो हुगली का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमन ने ठगों का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट, लॉर्ड लिट्टन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। अगला जो प्रश्न है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था 1930 में? तो उन्होंने साबरमती से स्टार्ट किया था। इसके पश्चात अगला प्रश्न है हमारा कि साराबंदी आंदोलन जो कि 1922 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न जो है कि भारत के विभाजन समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा, जो कि आरा जगदीशपुर से इसका नेतृत्व कर रहे थे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कृषकों का नेतृत्व किया गया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये इसका गठन किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी 1632 में, और सेम 1632 में ये कंपनी बंद हो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे थे। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ये किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है कि अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रियदर्शी के नाम से अशोक को सामान्यतः जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो सुश्रुत जो थे वो गुप्त काल में औषधि के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात थे। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? तो दाहिने से बाएं की ओर, जैसे आज के टाइम पे जो उर्दू लिखी जाती है वो दाहिने से बाएं लिखी जाती है। तो उस टाइम कौन सी ऐसी लिपि थी? जो खरोष्ठी थी, वो दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। बाकी जो ब्राह्मी, शारदा, नंदनागरी जो थी, ये सारी आपकी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये कौन सा बंदरगाह का उपयोग किया जाता है, जो ताम्रलिप्ति था उसका। इसके पश्चात जो हमारा अगला प्रश्न आ जाता है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। तो ये जब जहांगीर का समय था उस समय ये अपने शीर्ष बिंदु पर थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी कि जो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु अलग अलग मनसबों में जो भी उसके मनसब के प्रधान होते थे उनको एक निश्चित संख्या में सैनिकों को अपने पास रखना पड़ता था। इसके पश्चात हमारा जो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजाति और राज्य की जोड़ी सही नहीं है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि सही पूछा है या सही नहीं पूछा है, क्योंकि कई बार हम इसी में गलती कर जाते हैं। तो इसमें जो टोडा हैं वो केरला में नहीं है, वो कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। बाकी सारे सही है, भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में और टोडा भी हमारे तमिलनाडु में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है जो दिल्ली मुंबई आर्थिक कॉरिडोर है उसको। इसके बाद अगला प्रश्न कि कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। इसमें फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आ गया। तो कौन सा है, रोहतास नहीं है। बाकी जो मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, ये सारे ज़िले धारवाड़ वाले सिस्टम के हैं। इसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है। तो टोटल 12 ज़िले स्थित हैं। इसको हमने आपको बिहार स्पेशल के जो वीडियोज़ बनाए हैं उसमें भी आपको बताया गया है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर ज़िले में स्थित है। तो ये जो भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य है वह मुंगेर में स्थित है, क्योंकि वाल्मीकि जो हमारा कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में है, गौतम बुद्ध हमारा गया में है और भीमबंध हमारा कहाँ है, मुंगेर में है। इसके पश्चात जो अगला क्वेश्चन है जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया। तो यह किया गया गोपालगंज में, जहाँ पे 1000 पुरुषों पे आपकी 1021 महिलाएं हैं। दोस्तों आपका 1 मिनट यहाँ समय लेते हुए मैं बताना चाहूँगा कि बिहार की जनगणना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्टली 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और इसकी वजह से आपका क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने अपने चैनल पे बिहार की जनगणना संबंधी वीडियो डाल रखा है, आप एक बार उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे सारी महत्वपूर्ण फैक्टों को एक जगह पर ही बताया गया है। नेक्स्ट हमारा जो अगला प्रश्न है कि कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो यह है पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो ये कहाँ पे है, पटना में सबसे अधिक लंबी है। इसके बाद देखिए अगला फिर से जनगणना से क्वेश्चन आ गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। तो शिवहर में दर्ज की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित है, सबसे बड़ा देश है। तो जापान सबसे बड़ा है इनमें से। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाले देश कौन सा। तो जो चिली है, क्योंकि ये चिली क्या है, जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की बात किया है तो सबसे अधिक लंबाई वाला सीमा वाला देश है। इसके पश्चात जो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन से देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। तो जो इंडोनेशिया है वहाँ पे लगभग 13,000 प्लस द्वीप समूह है, इसलिए यही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान में किया जाता है। इसके पश्चात अगला जो हमारा प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो यूरेनियम का जो सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है कजाकिस्तान में, और जो इसका सबसे अधिक भंडारण है वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। इसके पश्चात जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियाँ हैं कौन सी, कार्डमम हिल्स हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो कौन सी उपनदी है इसमें, जो उत्तरी कोयल है वह है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो जो गिरनार की पहाड़ियाँ जो कि गुजरात में पाई जाती हैं वहाँ पर चाय के बागान नहीं पाए जाते हैं। ये अगर आपको सिर्फ सबकी लोकेशन पता होती तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली कर पाते। बाकी कानन देव, नीलगिरी, दार्जिलिंग, इन सभी पे चाय के बागान पाए जाते हैं और दार्जिलिंग और बाकी इनके जो चाय हैं उनको तो जीआई टैग भी हासिल है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। तो ये जो मध्य प्रदेश है वो उससे घिरा हुआ है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आपको पता है कि प्रवाल भित्ति हम किसको बोलते हैं, कोरल रीफ्स को बोलते हैं। कोरल रीफ्स कहाँ नहीं पाई जाती हैं, जो गल्फ ऑफ कैम्बे है, जो कैम्बे की खाड़ी है वहाँ नहीं पाई जाती।
देखिए इसके बाद पुनः अगला जो क्वेश्चन है जनगणना सही आ गया है, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि जनगणना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई, मतलब आपका जो परसेंटेज में जो दर होती है उसको बताना है। तो ये सबसे अधिक किस्म वो है जैनों में। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो इनमें से जो है सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो यह जो क्वेश्चन, इसके जो विकल्प दिए गए हैं वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं है, क्योंकि कई सारे जो हैं उस लगभग बराबर आते हैं। इसकी वजह से इसका जो सही उत्तर होगा ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो कौन सा जो हमारा वक्तव्य सही है, क्योंकि विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो इनमें से तो कई सारे जो ऑप्शन हैं वो सही हैं और कुछ गलत भी हैं, इसलिए ऑप्शन जो बेस्ट आएगा वो ई आएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो आपको ज्ञात है कि ग्राम पंचायतों का निर्माण किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के तहत। इसके पश्चात जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी होता है। तो जो पटवारी होता है, पटवारी क्या होता है, भूमि का रिकॉर्ड रखता है। इसके पश्चात जो हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए जो केंद्रीय शासन व्यवस्था होती है जो कि यूनिटरी फॉर्म होती है, वो कौन सी सही नहीं है। तो जो बड़े देश हैं उनके लिए यूनिटरी फॉर्म सही नहीं होता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो बेस्ट आंसर है जो कि आयोग ने दिया था, ऑप्शन ई दिया था, क्योंकि एक से अधिक इसके ऑप्शन थे, विकल्प सही थे। इसके पश्चात जो हमारा अगला प्रश्न आ जाता है कि आपका आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी है। अगला प्रश्न हमारा जो 49वें नंबर का है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, जो अधिकार परीक्षा होती है उसको कहा जाता है, जिसको क्यू वारंटो बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न जो हमारा 50वें नंबर का है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है। तो ये M3 संस्करण की मशीनें यूज की जाती रही। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा का भंडार क्या था। तो ये क्वेश्चन अब इररिलेवेंट हो गया, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। तो इसमें इनमें से कौन सा नहीं है, नन ऑफ द अब वो एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि EPCG का पूर्ण रूप क्या है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होता है इसका फुल फॉर्म, जो कि ऑप्शन सी हमारा होगा। इसके पश्चात जो हमारा अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कितनी अनुमानित पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी। तो लगभग 3000 रुपये पर मंथ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, जिसको हम MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका निर्धारण कौन करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, CACP भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो ये जो हमारी GDP ग्रोथ हो रही थी उससे संबंधित है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया था। तो उसमें मोतिहारी में आयोजित किया गया था। ये भी जो अगला क्वेश्चन है कि 2019 के सूचकांक के हिसाब से जो स्कोर है, तो ये हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाता है, इसको छोड़ देते हैं हम। इसके बाद आगे आते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेंसस से, मतलब चौथा क्वेश्चन जो आ गया हमारे सामने सेंसस से। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था। तो यह था 935 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2017-18 के दौरान पूछा, तो ये भी हमारे लिए इररिलेवेंट है, इसको भी छोड़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो भी ये भी इररिलेवेंट है, इसको भी छोड़ते हैं। आगे, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था राजस्थान में। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि 2017 में पूछ रहा है, तो ये भी रिलेवेंट हो जाता है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है,
सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है? तो कौन सी प्रथा होती थी? जो रैयतवाड़ी सिस्टम होता था, क्योंकि जो रैयत बोलते थे वो किसानों को बोलते थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा, क्योंकि अब हमारा हिस्ट्री वाला सेक्शन चल रहा है तो अब हिस्ट्री वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो आपको ज्ञात है किसको दी गई थी फांसी की सज़ा? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो यह लिखी गई थी चित्तरंजन दास के द्वारा, CR दास के द्वारा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न आ जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट जी। और अगर यही क्वेश्चन हमारा चेंज होकर आ जाता कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो थी सरोजनी नायडू, लेकिन इसका आंसर क्या है हमारा? एनी बेसेंट। और अगर क्वेश्चन में बदलाव होता तो आता हमारा आपका ऑप्शन क्या होता? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कौन सी? 40वीं कांग्रेस का अधिवेशन जो हो रहा था उसकी अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे प्रथम सत्याग्रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अगला जो हमारा प्रश्न है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर से इसका नेतृत्व किया गया था महादेव लाल सर्राफ के द्वारा। इसके बाद जो हमारा 73वां क्वेश्चन है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि पूछ रहा है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी गई थी आपका सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। इसके पश्चात जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसमें से जो ऑप्शन ई है वही सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन जो मुरली मनोहर प्रसाद और रामानंद चटर्जी, ये दोनों ही वो हैं, दो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है कि ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह बात कही गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो जो उसी टाइम जलियांवाला बाग हत्या हो गया था हत्याकांड 1919 में, उसके बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत सेवक समाज जो कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी जो गांधी जी के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि गांधी जी ने कभी इस सोसाइटी को ज्वाइन नहीं किया था। इसके बाद क्या है कि हमारा जो मैथ वाला सेक्शन है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं वह आ जाता है। इसमें सिर्फ हम डायरेक्ट आंसर देख लेंगे कौन कौन से आंसर है। जैसे जो श्रेणियाँ दी गई हैं इसमें जो अगला टर्म होगा वो कौन होगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा 63 होगा। नेक्स्ट जो हमारा है कि x² - y² = 7 और तथा x - y = 1 हो, तो जो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई कम से x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर, उसकी विकर्ण की लंबाई जब आप ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा कितना? 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न जो है कि 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं, 10% विद्यार्थी न कैरम खेलते हैं न शतरंज खेलते हैं। तो केवल शतरंज खेलने वाले जो विद्यार्थी संख्या है, इसको आप इजली जो वेन डायग्राम पर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी 24। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, x³ - y³ = इतना तथा x - y = इतना, तो x² + xy + y² का मान क्या होगा? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x³ - y³ का जो आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको उसी फार्मूले में डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है आपका x - y × x² + xy + y²। तो उसकी वैल्यू रख के आप जब कट करेंगे तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट 39/4, सीधे ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। इसके पश्चात जो हमारा अगला क्वेश्चन था कि 5 to the power x² + 2x + 7 = 125 to the power 2x + 1, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इजली तो आपका क्या आ जाएगा?
एक्स की मान आ जाएगा 2, क्योंकि आप आराम से इसके जो 125 को आप 5 का क्यूब कर लेंगे और उसके बाद ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यस इजकल टू समेसन n इजकल टू 1 to 15 n प्लस 1/3। तो इसमें जो यस की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अगला प्रश्न है जो हमारा रेलगाड़ियों से कि जिनमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है और प्रत्येक की जो गति है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो जब आपको पता है कि जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो दोनों का वो क्या जुड़ जाता है, और अगर सेम दिशा में चल रही है तो उनका घट जाता है। तो आप जब आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो आपका इजली आ जाएगा कितना, 6 सेकंड आ जाएगा एक दूसरे को पार करने में जो समय लगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का सीधा छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि 2 विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, 9 तरीके। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएँ 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये 2.25 × 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो आप दोनों का कर लेंगे πr1² अपन πr2², ईजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नलों को एक साथ खोला हो तो टंकी भरने में समय कितना लगेगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 8 घंटे आ जाएगा। इसके पश्चात हम देख लेते हैं अपना अब अगला क्वेश्चन, जो कि अब साइंस सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लेवोजियर को। तो जो हमारा अगला प्रश्न है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो जब आप इसको वो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का योग होता है, क्योंकि आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग होता है जो द्रव्यमान संख्या होती है। इसके साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आयोग के लिए जो ये नाभिकी वाला चैप्टर होता है, नाभिक वाला चैप्टर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोग इससे हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही रहा है साइंस के सेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है इसको बोला जाता है हंसने वाली गैस। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो कौन सा तत्व नहीं होगा, जो गैस होती है वो एक तत्व नहीं है। इसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न आ जाता है कि पानी का जो pH का मान होता है कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो मुख्य घटक कौन सा होता है, कई सारे होते हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किसमें नहीं होती है, केरोसिन में नहीं होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ये जो आइसोप्रीन होता है उसका बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट हमारा 99 नंबर का क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज का दोस्तों सूत्र क्या होता है, 6,6H12O6। अगला प्रश्न हमारा 100वें नंबर का CO समूह का आबंध क्रम क्या है, मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा इसका। अगला जो हमारा प्रश्न है कि पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो ये लिखी गई है डार्विन के द्वारा। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। इसके बाद हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं हम हैबिटेट कहते हैं या आवास कहते हैं। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है किसके द्वारा। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है उसके द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, मतलब क्या बाई प्रोडक्ट है। कौन सा बाई प्रोडक्ट होता है हमारा, ऑक्सीजन। इसके बाद 106 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो किसके अंदर आता है, ऑस्टियोलॉजी के अंदर। इसके पश्चात जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि नहीं होता है, तो किसके अंदर नहीं होता, विषाणु जिसको वायरस बोलते हैं उसके अंदर नहीं होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो इसका निर्माण होता है कहाँ पे, जो हमारा अस्थिमज्जा होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं उसमें होता है।
इसके पश्चात जो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो आयोडीन किस में मिली होती है, जो थायरॉक्सिन होता है उसमें मिली होती है। इसके बाद एड्स किसके कारण होता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, वायरस के द्वारा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन ई आएगा, क्योंकि जब दाब का आपको पता है कि प्रेशर होता है, प्रेशर इसके लिए क्या होता है, फोर्स अपान जो एरिया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से जो हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। जो हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो इसको पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। इसके पश्चात जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि मतलब जो हमारी स्केलर क्वांटिटी, तो कौन सी होगी, दाब होगी। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो किसका मात्रक नहीं है, जो स्ट्रेन होता है जिसको कि हम विकृति बोलते हैं, उसका मात्रक नहीं है। इसके पश्चात हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, वायु में ध्वनि तरंग होती है तो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। इसको जो आप फ़ारेनहाइट स्केल पे कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद हर्ट्ज़ में क्या नापा जाता है, तो जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी को हम नापते हैं हर्ट्ज़ में। अगला जो हमारा प्रश्न है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो हाइपोथैलेमस होता है उसके द्वारा। इसके पश्चात जो हमारा अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापा जाता है, तो इसको नापा जाता है एमीटर के द्वारा। और अगला प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई है, तो कौन सी इकाई होती है, वाट होती है विद्युत शक्ति की इकाई। अब देखिए इसके पश्चात जो हमारे अगले क्वेश्चन है, ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे अनइम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको भी कट करते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी अगला हो रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन फिर से हो सकता है पूछ जाए कि सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाला दूसरा सबसे तेज़ बल्लेबाज कौन है, तो ये स्टीव स्मिथ है। इसके पश्चात ये भी पुराना हो गया कि 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, तो आंध्र प्रदेश से किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, ये भी अब अनइम्पॉर्टेंट हो गया, ये भी अनइम्पॉर्टेंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अनइम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि उस समय न्यूज़ में था, क्योंकि जो अशोक कुमार मुखर्जी थे उनको जगह पे सैयद अकबरुद्दीन को भारत का संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया था। इसके पश्चात जो अगला भी प्रश्न है, ये भी करंट अफेयर्स का है, तो ये भी अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये जो पुस्तकों वाले क्वेश्चन होते हैं ये पूछे जा सकते हैं, तो इसको देख लेते हैं। अ गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं कौन है, रस्किन बॉन्ड है। अगला भी प्रश्न क्या है, अनइम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2018 के करंट अफेयर्स से है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो आपको पता है कि ये टल गया था, जो कि टलने के बाद अभी रिसेंटली आयोजित हुआ था 2021 में। तो कहाँ आयोजित हुआ था, पेरिस में हुआ था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो जो कि अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, इसके पहले इसका भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये भी नहीं उसका है। अगला जो हमारा प्रश्न है कि बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आपको हमने बता रखा है कि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। उसके पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, ये सब एक संयुक्त बंगाल प्रांत हुआ करते थे। दोस्तों हमने अपने जो बिहार सीरीज़ का जो बिहार स्पेशल सीरीज़ थी, उसका जो पहला लेक्चर था उसी में प्रॉपरली बताया था कि कैसे कैसे बिहार का विभाजन हुआ और जो प्रेजेंट का स्वरूप है वो किस तरीके से आया है। तो आप उस वीडियो को भी एक बार रेफ़र कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो किसको नहीं किया गया? बिहार को नहीं किया गया, स्पेशल कैटेगरी। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ पर दफन है? तो इनके नालंदा में दफन किया गया है। अगला जो हमारा प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो यह ब्लिसफुल बिहार इसकी टैगलाइन है। इसके पश्चात जो अगला क्वेश्चन था, तो ये भी क्या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, जो कि उस समय प्रधानमंत्री ने उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध की परियोजना की नींव रखी थी, उससे था। अगला क्वेश्चन भी था जो करंट अफेयर से रिलेटेड था कि जुलाई 2019 में
बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने किस जिले का दौरा किया था? तो उस समय कैमूर का दौरा किया था। इसके बाद ये भी क्वेश्चन अपने काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन ये भी अनइम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पराग्वे की राजधानी कौन सी, जहाँ भारत के उपराष्ट्रपति ने दौरा किया था? तो ये चीज़ तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है पराग्वे की राजधानी कहाँ है। तो पराग्वे की राजधानी कहाँ पे है? असनसियन में है। अगला जो हमारा प्रश्न है ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद अगला प्रश्न भी हम इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कट ही कर देते हैं क्योंकि किसी काम का नहीं है। ये भी अनइम्पॉर्टेंट है। और ये लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है कि विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ था? दुबई में उस समय था। ये भी अब आज के समय में कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि बिहार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 65th BPSC में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों से हमें क्या क्या पता चलता है। तो आप ऐसी अन्य सीरीज़ जो हमारी चल रही है उनको भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।